नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कहर कोरोना का। उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है और उसके साथ उस पर तकरार भी बढ़ती जा रही है। ये तकरार सियासी भी है और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच भी। इसी तनातनी के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार माई वे या नो वे का रास्ता छोड़े और लोगों के सुझाव पर भी अमल करे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नागरिकों को ऑक्सीजन न दे पाना बेहद शर्मनाक है। हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना का भूत गली सड़क पर दिन रात मार्च कर रहा है। लोगों का जीवन भाग्य भरोसे है। डर से सड़कें गलियां रेगिस्तान की तरह सुनसान पड़ी हैं। शहरी आबादी कोरोना की चपेट में है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने कोरोना के मामले से जुड़ी एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए ये कमेंट किए। अदालत ने कहा कि भारी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और जीवन बचाने के लिए बेड की तलाश में अस्पतालों का चक्कर लगा रहे हैं। अस्पताल मरीजों की जरूरत पूरी करने में असमर्थ है। डॉक्टर स्टाफ थक चुके हैं। जीवन रक्षक दवाओं इंजेक्शन की मारामारी है। ऑक्सीजन की मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं हो रही है। कई लोग नकली दवाएं बेचते पकड़े जा रहे हैं। सरकार के इंतजाम नाकाफी हैं। वहीं इस मामले में सरकार की तरफ से कहा गया कि संक्रमण को काबू करने के लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। गृह सचिव ने एफिडेविट दाखिल कर अभी तक किए गए उपायों की जानकारी भी दी है। साथ ही सबसे ज्यादा प्रभावित 9 शहरों के लिए कई सुझाव दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि सचिव स्तर के अधिकारी के हलफनामे के साथ सरकार 3 मई तक रिपोर्ट पेश करे, जिसके बाद अगली सुनवाई भी उसी दिन होगी। इसके साथ ही सरकार को भी कई सुझाव दिए हैं, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सरकार बड़े शहरों में हेल्थ बुलेटिन जारी करे ताकि मरीजों के परिजन का अस्पताल पर दबाव न बढ़े। पोर्टल पर भी अस्पतालों में बेड की स्थिति की जानकारी दी जाए। एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव होने पर अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से मना न करे। संविदा पर स्टाफ नियुक्त किए जाएं। अस्पतालों में दवा ऑक्सीजन की उपलब्धता बनी रहे। डॉक्टर हेल्थ वर्कर को 6 घंटे के रोटेशन पर तैनात किया जाए। ज्यादा कोविड सेंटर बनाए जाने पर विचार हो और कोरोना से वास्तविक मौत का जो आंकड़ा है वो कोर्ट के नोडल अधिकारी को दिया जाए। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार की गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से चुनाव ड्यूटी कर रहे 135 लोगों की मौत की खबर है। तो कुल मिलाकर महामारी पर तकरार है और इस तकरार के बीच यूपी सरकार को हाईकोर्ट की फटकार लगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी है। कोरोना का भूत कर रहा है सड़कों पर मार्च। लोगों की जिंदगी भाग्य भरोसे है। चुनाव आयोग पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। साफ तौर पर कहा गया कि पंचायत चुनाव में गाइडलाइंस के उल्लंघन पर उन्होंने नाराजगी जताई है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है और पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। इस बीच यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी की है, नाराजगी जताई है। बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव में गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है। क्यों किया गया? जो लोग चुनाव ड्यूटी में लगे थे, करीब 135 लोगों की मौत की खबर है और सबसे बड़ी बात, लोगों की जिंदगी भाग्य भरोसे चल रही है। मेडिकल बुलेटिन जारी किया जा सकता है। जो एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन यदि उनको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन्हें अस्पतालों में भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। आप संविदा स्टाफ नियुक्त करिए, हर 6 घंटे में रोटेशन करिए शिफ्ट को, मेडिकल बुलेटिन जारी करिए। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, आज पूरी आबादी अपने घर में सिमट कर रह गई है। सड़कों पर यदि एक तांडव कर रहा है तो वो कोरोना कर रहा है और उस चीज से हम सबको आगे आकर जीतना होगा और उसके लिए सरकार को बेहद सख्त कदम भी उठाने होंगे और बहुत गंभीरता से इसे निपटना होगा। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारी इस पूरी चर्चा में कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले हम आपका सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे राम नरेश रावत, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। आपसे कुछ देर में वो हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, और अनिल भारद्वाज जी जुड़े हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं बात अनिल भारद्वाज जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक सख्त रुख, टिप्पणी उनकी आई, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने पंचायत चुनाव जो हुए उसको लेकर भी बहुत गंभीरता से ये तमाम बातें सरकार को भी फटकार लगाई, चुनाव आयोग को फटकार लगाई कि गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और उसके अंतर्गत जितने लोग चुनाव ड्यूटी में थे, करीब 135 लोगों के, मैं करीब लगा रही हूं, लगभग ये आंकड़ा है कि इतने लोगों की मौत की खबर है। तो क्यों आज जो हालात बने हुए हैं, मुख्य रूप से किसे जिम्मेदार माना जाए? देखिए, हाई कोर्ट ने जो आज कहा है
वो बहुत अच्छी बात कही है, सख्त बात कही है, लेकिन हुजूर ने थोड़ी देर कर दी। पहले भी कह सकते थे। मुझे लगे कि मद्रास, उसके बाद दिल्ली, इसके बाद उत्तर प्रदेश, हाईकोर्ट अचानक जा चुके हैं, जज साहब लोग अचानक जा चुके हैं। अच्छी बात है, जब भी जागे तभी सवेरा। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट ने कहा है और सरकार जो रुख अपना रही है, वो जाहिर सी बात है कि पंचायत चुनाव को लेकर के जब कोरोना का दायरा बढ़ा तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव रोका जा सकता था। ये तो प्रदेश सरकार के ऊपर निर्भर करता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि प्रदेश सरकार कहेगी और चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है वो मना कर देगा। तो निश्चित रूप से ये जो सराहनीय कदम कहा जाएगा हाईकोर्ट का। और जिस तरीके से मौतें हुई हैं, आप बता रही है 135 150 के करीब, वो निश्चित दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पंचायत चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हो रही है और जो बहुत दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, जो सख्ती नहीं हो पा रही है, वो निश्चित रूप से निंदनीय कही जाएगी। बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, एक बात और सबसे बड़ी यहाँ पर ये होती है कि इतनी फटकार लगाने के बाद भी प्रयास के तौर पर देखा जाए तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि बहुत कुछ किया जा रहा है? क्योंकि बहुत स्पष्ट शब्दों में हाईकोर्ट ने बोला है, आप सबसे पहली बात, यदि किसी की एंटीजन रिपोर्ट नेगेटिव आती है पर उसको परेशानी हो रही है तो पहली बात तो आप अस्पताल में भर्ती करने से मना मत करिए कि आप नेगेटिव हैं, आप ठीक हो जाएंगे, होम आइसोलेट हो जाइए। भाई उसको यदि परेशानी है पेशेंट को तो आपको एडमिट करना होगा। दूसरी चीज, आप अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, इन सब की मॉनिटरिंग करके शिफ्ट चेंज करिए। स्टाफ नहीं है तो संविदा रूप से भर्ती करिए। बैठकर हम सिर्फ तमाशा देखें, इससे कुछ नहीं होगा। आज जिस स्थिति में हम पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा एक्शन हमें लेना होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं भी कोरोना से उभरा हुआ हूं। अभी कोरोना की जंग जीत करके 18 तारीख को मैं अस्पताल से वापस आया था। तो आप समझिए कि मैंने 2 बार RT-PCR कराया, दोनों बार निगेटिव आए, लेकिन समस्या बढ़ती चली गई। फिर अंत में भर्ती होना पड़ा। जो अस्पताल में फिर दोबारा जांच हुई एरा हॉस्पिटल में, तो उसमें पॉजिटिव आई, तो भर्ती होना पड़ा। जाहिर सी बात है, जो व्यवस्थाएं हैं और जो संख्या मरीजों की है उसमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। बहुत ही ज्यादा संख्या है। उस लिहाज से अस्पताल, डॉक्टर सब कम है। तमाम अस्पताल ऐसे हैं जो भर्ती हो गए लोग, देख रेख सही से नहीं हो पा रही है। ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण समाचार है कि देख रेख भी होनी चाहिए, लोगों को मॉनिटरिंग सही से होनी चाहिए। बस सरकार जो भी कदम उठा रही है उसका जमीन पे पालन हो। सरकार को ये देखना पड़ेगा, सिर्फ विज्ञप्ति जारी करने या प्रेस नोट जारी करने या अधिकारियों को कहने कुछ नहीं, निश्चित रूप से मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और जमीनी हकीकत देखनी पड़ेगी कि हो क्या रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बने रहेगा हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता। कपीश जी, क्या लगता है जो स्थितियां हम देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये जो फटकार लगी है, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए? प्रयास के तौर पर क्या हो रहा है? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि पंचायत चुनाव आपने करवा दिए, आप इसको टाल भी सकते थे, जिस तरीके से भारद्वाज जी ने भी कहा, बात कर सकते थे, बात करते तो बात बनती, नहीं हुआ। जितने लोग चुनाव ड्यूटी में, 135 लोगों की आंकड़ा जो हमारे पास है कि उन लोगों की मौत हुई है जो चुनाव ड्यूटी में वहां पर थे। इसके अलावा जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग चरमराई हुई हैं। कैसे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि माननीय हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम देश की हाईकोर्टों ने ये प्रश्न उठाया है कि वर्तमान समय में देश के अंदर चिकित्सकीय आपातकाल लगा हुआ है और सरकार कहाँ है? सरकारें हैं नहीं, वो नदारत हैं। और सरकार इस वजह से नदारत है कि आज उनके पास काम करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतनी उपेक्षा और लापरवाही पिछले साल से लेके इस साल तक के बीच में की, क्योंकि आपने ये सोच लिया कि कोरोना तो खत्म हो गया। ICMR ने, साथ में WHO ने कई बार चेताया कि सेकेंड वेव आएगी। पश्चिम में चल रही थी, ब्रिटेन के अंदर वेव थी, अमेरिका के अंदर वेव थी, लेकिन हमारी सरकार और हमारा चुनाव आयोग इसने पूरे देश के अंदर स्प्रेड किया है। और ये कपीश श्रीवास्तव नहीं कह रहे हैं, ना कोई विरोधी दल का कोई व्यक्ति कह रहा, ये तो हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट और हमारी तमाम हाई कोर्टों का निचोड़ है, जो मैं आपके न्यूज चैनल पे रख रहा हूं जनता के बीच। मैं तो सीधी सी एक बात पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि क्या मैं मूक दर्शक बनने के लिए हूं या मूक दर्शक बन के बैठूं? आखिर बताइए, पेंडेमिक एक्ट लगा हुआ है और डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे नेशनल स्तर पर है, केंद्र सरकार कहाँ है? केंद्र सरकार उस समय पहले क्यों थी 2020 में, जब उसने अचानक 23 मार्च के अंदर आकर के ये कह दिया अचानक कि राज्य से लॉकडाउन रहेगा।
तो मैं तो ये पूछना चाहता हूं, अगर उस समय पहला विकल्प मोदी जी ने लॉकडाउन को बताया था, तो आज अंतिम विकल्प क्यों बता रहे हैं? और मोदी जी हैं कहां? देश में प्रधानमंत्री है कि नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी जो हर बात रात के 8 बजे से शुरू करते थे, वो प्रधानमंत्री जी सो रहे, और उन्होंने सीधे कह दिया कि लोग आत्मनिर्भर बन जाएं, और उन्होंने तमाम प्राइवेट कंपनियों की और मेडिकल कंपनियों की उन्होंने बड़ी तारीफ की कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। हमारे देश के जो डॉक्टर्स ने काम किया, उसमें 750 डॉक्टर दिवंगत हो गए, कोरोना के अंदर मरे हैं, लेकिन आप 350 डॉक्टरों को ही केवल कोरोना से मरा हुआ मानते हैं, और आपने 400 डॉक्टर छोड़ दिए जिनके लिए आपने ताली और थाली और दीपक और सारी चीजें लगवाई थी, जिनके 1.5 साल तक आपने वेतन के अंदर डीए जोड़ने का काम नहीं किया, और रिटायरमेंट के बाद वो दसियों लाख रुपए उनके ऊपर कहीं ना कहीं से शक्ति का काम आपने कर दिया। बिल्कुल। और जो आपने L1, L2, L3 रेफ्यूजी बनवाए इन्होंने, आप मुझे बताइए वो बेड है कहाँ? क्योंकि अगर वो बेड होते तो उस बेड पे मरीज होते। आज 33,000 डेली मरीज निकल रहे हैं। क्या 33,000 मरीज में अगर 17,000 भी मैं मान लूं कि होम आइसोलेशन में रहेंगे और 17,000 की व्यवस्था सरकार करे, कहां पर है ये बेड? ठीक, चलिए वापस आती हूँ कपीस जी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ केसी जैन जी जुड़ गए हैं, और केसी जैन जी सबसे पहले तो बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और क्या लगता है, जितनी बातें आ रही हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी कम हो गई है, या सरकार गंभीर नहीं है, जो अब हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन सबको कोरोना को लेकर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उन्हें गाइडलाइंस बतानी पड़ रही है कि सरकार क्या करे और क्या ना करे? देखिए राखी जी, सरकार पूर्ण रूप से चैतन्य है और सरकार लगातार काम कर रही है। जब पहली लहर कोरोना की आई, तब हमारे पास वो संसाधन नहीं थे जो आज हमारे पास संसाधन है। आज हम अपने वेंटिलेटर स्वयं बना रहे हैं। पूरे देश में वेंटिलेटर जो है हर हॉस्पिटल में भेजे जा रहे हैं लगातार, और आज हमको पता है कि इस कोरोना की लहर को कैसे रोका जा सकता है। वो चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो, और भी तमाम सारे जो साधन और संसाधन है, उनका उपयोग हम लगातार कर रहे हैं। जिस समय इसकी पहली लहर आई थी, उस समय हमें इन सब सारी चीजों के बारे में एक तो जानकारी नहीं थी, जानकारी थी तो जागरूकता नहीं थी। क्योंकि आदमी के पास अगर मास्क नहीं है तो वो तुरंत की तुरंत कैसे बाहर निकलेगा, क्या करेगा। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता था कि हम लॉकडाउन लगाएं। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने उस समय लॉकडाउन लगाया, क्योंकि WHO की भी उस समय गाइडलाइन थी, और सारे देश उस समय जो कोरोना को रोक रहे थे, उनके पास एक मात्र ऑप्शन था, लॉकडाउन। लेकिन आज हमारे पास सारे संसाधन है। आज हमारे पास सैनिटाइजर है, मास्क है, और वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन है। आज हमारे पास ऑक्सीजन को लेकर के तमाम सारे सवाल उठे, लेकिन आप देखिए लगातार प्लांट भी लग रहे हैं ऑक्सीजन के, और जो प्लांट पहले से थे उनका उत्पादन भी बढ़ा है। साथ ही साथ जो कमर्शियल उपयोग की जितनी भी ऑक्सीजन थी, विभाग में लगातार हो रहा है। तो किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग पैनिक हो रहे हैं, और जिन लोगों की आवश्यकता होम आइसोलेशन होने की है, वो भी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल भाग रहे हैं, और थोड़ी बहुत कालाबाजारी भी देखने को मिली है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में उस गिरोह को, उन लोगों को जेल भेजने का काम किया है। साथ ही साथ उनके ऊपर रास्ता भी लगाया है। जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडरों की या रेमडेसिविर इंजेक्शन की या और भी जो चीजें हैं जो कि कोरोना की रोकथाम के लिए आवश्यक है, उनकी कालाबाजारी में जो लोग संलिप्त थे, उनको पकड़ करके उनको जेल भेजने का काम किया है। साथ ही साथ उनके ऊपर रास्ता लगाने का भी काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और जो बेड्स की व्यवस्था है, बेड्स की व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। आप सिविल हॉस्पिटल, KGMC लखनऊ में और बलरामपुर, इन हॉस्पिटलों को पूर्ण रूप से कोरोना हॉस्पिटल के रूप में तब्दील किया जा रहा है लगातार। और पेशेंट जो आ रहे हैं, अगर वो पेशेंट सरकारी हॉस्पिटल में नहीं भर्ती हो पा रहे, तो उनको अगर प्राइवेट ट्रांसफर किया जा रहा है, उसका खर्चा भी सरकार उठा रही है। तो किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जा रही है, और लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, स्वयं को बचाना बहुत आवश्यक है, अपने लोगों को बचाना आवश्यक है। इसके लिए जो सरकार की गाइडलाइन है, WHO की गाइडलाइन है, उसका पालन करें। साथ ही साथ अगर शुरुआत भी है, तो शुरुआत में जो चीजें हैं कि आप स्टीम लीजिए, आप घर में रहिए, और जो दवाइयां सजेस्ट की गई हैं विभाग के द्वारा शुरुआत में ही कंट्रोल करने के लिए, आप उनको लीजिए। और जो आयुर्वेदिक दवाइयां, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपने आप को स्वस्थ रखिए, फिट रखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है।
सारी चीजें सरकार लगातार उपलब्ध करा रही है। ठीक है, लेकिन केसी जैन जी एक बात बताइए, यदि सब कुछ अच्छा ही हो रहा है फिर भी लोग क्यों परेशान हैं, अपनी जान बचाने के लिए बेड की तलाश में हैं। आज हाईकोर्ट ने ये कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, कि भाई आप लोग एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिए किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितनी जगह है, आप किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोविड इतना हावी हो रहा है कि लोग पैनिक होंगे, क्यों नहीं होंगे। तो उसके लिए यदि प्रयास है, जिस तरीके से अभी कपिल श्रीवास्तव जो सपा के प्रवक्ता भी जुड़े, उन्होंने भी कहा कि यदि हजारों की संख्या में बेड की सहूलियत की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते, लोगों को मिल कहां रहा है? यदि है सब कुछ तो फिर मिल क्यों नहीं रहा? देखिए, बेड लगातार जो बेड है उनकी भी व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही है। साथ ही साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी बेड की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है, और जिनके पास जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड खाली है उनको कोविड हॉस्पिटल के रूप में, कोविड बेड के रूप में उनको चेंज किया जा रहा है, और वहां पे भी लोगों को लगातार भर्ती किया जा रहा है जो पेशेंट्स हैं। आप देखिए, DRDO के जो 600 बेड थे वो बन करके तैयार हो गए, वहां पे भी पेशेंट लगातार भर्ती हो रहे हैं। कुछ बेड खाली है, बाकी वहां पे भी लगभग बेड भर गए हैं। और साथ ही साथ जो 1000 बेड की व्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश के बाद में तत्काल तैयार किए गए, अस्थायी रूप से वो हॉस्पिटल के रूप में तैयार किए गए, जहां पर डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ था, वहां पे 1000 बेड की व्यवस्था अतिरिक्त की गई है। इसी तरीके से सब जगहों पे व्यवस्थाएं की जा रही है। और ऑक्सीजन का आप देखिए कि जो ऑक्सीजन बाहर से आनी थी वो भी आ गई ऑक्सीजन, और हमारे जो प्लांट जो बंद पड़े थे उनको भी शुरुआत की गई है। बहुत जगहों पे 10 से 20 दिन के अंदर प्लांट की शुरुआत की जा रही है, और जो कच्चा मटेरियल है वो भी बाहर मंगाया जा रहा है। तो सारी चीजें की जा रही है। हाँ, ये जरूर है, क्योंकि जो पेशेंट है, अगर 5000 पेशेंट निकल रहे हैं और 5000 में से अगर 500 पेशेंट भी पर डे इस कंडीशन में है कि उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जा रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब लोग हॉस्पिटल ही पहुंच रहे हैं। अगर 5000 केस है तो उनमें से 4500 कंडीशन ऐसी है जो कि होम आइसोलेशन की कंडीशन में है। तो सारी व्यवस्थाएं की जा रही है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अब एक अच्छी खबर ये भी है लखनऊ से कि अगर पहले 6000 केसेज आ रहे थे तो आज उनकी केसेज की संख्या घटी है, और टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है, और जो वैक्सीनेशन का काम था वो भी तेजी से बढ़ाया गया है। अब तो 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं 1 तारीख से उन लोगों को भी इंजेक्शन लगने लगेगा, और आज की डेट से ही वो लोग पहले से भी अपना रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। 1 तारीख से जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग, उनको इंजेक्शन भी लगने लगेगा, वैक्सीन भी लगने लगेगी। तो अगर 12 करोड़ 14 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, 18 साल से ऊपर के भी लोगों का वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले डॉक्टर्स का ही वैक्सीनेशन इसलिए कराया गया क्योंकि उनके ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। उसके बाद में पुलिस फोर्स, उसके बाद में 60 साल के ऊपर के लोग, फिर 45 वर्ष के ऊपर के लोग। तो ये पूरा क्रम बनाया गया, पूरी हमारी तैयारी है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए केसी जैन जी वापस आती हूँ। अनिल भारद्वाज जी लगातार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, वाकई में जो स्थितियां हम देख रहे हैं, या जितनी बात केसी जैन जी भी बता रहे हैं, आपको लग रहा है यदि ये सारी व्यवस्थाएं हैं फिर भी लोग पैनिक हैं, फिर भी लोग परेशान हैं, फिर भी अव्यवस्थाएं हैं, उसके और इन तमाम चीजों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है? देखिए, जितना जैन साहब बता रहे हैं वो ठीक है, ऐसा नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार काम कर रही है। देखिए, इसका नाम है महामारी, छोटी मोटी बात नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इतने ज्यादा मरीज आ रहे हैं, इतने ज्यादा संक्रमित हैं कि उसको संभाल पाना आसान नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन सरकार को जिस स्तर पे मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो मुझे लगता है कि उसका एक मॉनिटरिंग जो करनी चाहिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। वरना कुछ अस्पताल बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वहां के मरीज ठीक होके आ रहे हैं, अन्य तमाम अस्पताल ऐसे जहाँ शिकायतें आ रही हैं। तो हर प्रकार की स्थितियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरीके से हाईकोर्ट ने कहा है, ये निश्चित रूप से सरकार के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाएगी, प्रशासन के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। चलिए अनिल जी, आपको मैं बीच में रोक रही हूँ। इस वक्त आपको बता दें कि हेमा मालिनी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेमा मालिनी जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। और पूरे देश में महामारी है, उत्तर प्रदेश की आज चर्चा चल रही है। क्या लगता है इस जंग से जीतने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास हैं वो तो ठीक है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है और उनको बीच में आके बताना पड़ रहा है कि क्या करें और क्या ना करें। हेलो जी, हेलो, हेमा मालिनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हियर मी? यस।
हेमा मालिनी जी, क्या लगता है पूरे देश में जिस तरीके से महामारी फैल रही है, और सबसे बड़ी बात कि सरकार की हटकर यदि हम बात करें, सरकार के जो प्रयास है ठीक है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम लोगों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उन्हें गाइडलाइंस बतानी पड़ रही है कि आखिर कैसे इस जंग से जीते। बहुत ही तरह से सब लोग फंसे हुए हैं इस वक्त। कोरोना बहुत हर जगह इस तरह से फैल रहा है, इसलिए ये तकलीफ हो रही है। ऑक्सीजन की जरूरत है। हेमा मालिनी जी, आपकी आवाज थोड़ी कट कर हम तक पहुंच रही है। वेंटिलेटर के जरूरत है और पांच या छह, so it is very difficult to manage, you know, that is the problem, but कोशिश कर रहे हैं सब लोग कैसे भी करके। और मेरा सिर्फ पब्लिक से यही कहना है कि ये सब लोग ऑक्सीजन की तरफ न जाते हुए जो नेचुरल रेमेडीज भी जो हो सकता है, जो जिसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है, वो उसका अपनाना चाहिए ताकि ज्यादा लोड हॉस्पिटल्स पे ना हो। एंड जो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया उनको ही हॉस्पिटल जाना चाहिए, नॉट एवरीबडी। दैट्स व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल द पीपल। उनको लगता है कि पॉजिटिव हो गया तो इमीडिएट हॉस्पिटल न जाएं, घर में भी आराम से हो सकता है। अच्छा, सरकार की तरफ से बिल्कुल हेमा मालिनी जी, गवर्नमेंट की तरफ से जो जितनी भी तमाम चीजें की जा रही हैं, वो लगता है आपको ठीक हैं, या आपका कोई अलग से सुझाव कि यदि उन चीजों को भी शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा? नहीं, वो तो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हर जगह प्लांट्स लगा रहे हैं, ऑक्सीजन का प्लांट्स भी, जो ऑक्सीजन क्रिएटर जो है वो भी कर रहे हैं। मैं भी, मेरी तरफ से भी, मैं मथुरा में लगाने के लिए मैं भी बात कर रही हूँ सबसे, क्योंकि ये अभी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है ऑक्सीजन की। वंस दे हैव ऑक्सीजन, वो उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक होता है। नहीं तो कई लोग मर जा रहे हैं ना, दे आर लूजिंग देयर लाइफ। इसके लिए बड़ा टेंशन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है। हमारे बहुत नजदीक के पास वाले, पहचान के दोस्त लोग, वो लोग भी नहीं रहे हैं, सबका डेथ हो रहा है। इट्स अ वेरी सैड पोजीशन, कंडीशन। हमें ऐसा एक वक्त देखना पड़ रहा है, लेकिन ये सब ठीक डेफिनेट हो जाएगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ और लोगों से भी यही विनती करती हूँ कि आप लोग हिम्मत के साथ रहिए, डोंट गेट नर्वस, ज्यादा पैनिक ना हो। सिर्फ आप अपने आप को सेफ रखिए घर में, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को। बिल्कुल। अच्छा हेमा मालिनी जी, सबसे बड़ी बात, स्वदेश न्यूज लगातार ये एक मुहिम चला रहा है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। क्या कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से तमाम लोगों को? देखिए, ये वैक्सीन जैसा आया तो लोगों ने ये मास्क पहनना, ये दूरी सब तो भूल गया। इसकी वजह से ये इतना फैल गया, अचानक सडनली हो गया था ना, क्योंकि उससे पहले काफी कंट्रोल कर लिया था हमारा देश, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको पूरा कंट्रोल में लेकर आए। लेकिन इसमें सरकार और हम सब लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते, पूरी जनता इसको साथ देना चाहिए, उनको पूरा सपोर्ट करना चाहिए। अपने लिए हम थोड़ी हमारे लिए बोल रहे हैं, पब्लिक के लिए, जनता के लिए कह रहे हैं, अपने अपने घर में हिफाजत के साथ रहिए और मास्क पहनिए और इसको कंटिन्यू करो ना। इसमें क्या फर्क पड़ता है? अभी बाहर जाके मास्क के बाद जाना, इससे जो खतरा को मोल लिया ना, अभी एक तो मिलन से फैल गया सब जगह। तो मेरा अभी भी आप कंटिन्यू करिए, मास्क पहन के ही जाइए। अगर बहुत जरूरी है तो बाहर जाओ, माता में बैठ के काम हो सकता है। बिल्कुल। चलिए हेमा मालिनी जी, बहुत शुक्रिया स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए, और हमारे उन तमाम मेहमानों का भी जो इस चर्चा में हमारे साथ पहले शामिल हुए थे, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक अपील उन्होंने इस मंच के माध्यम से की है कि सबसे पहले तो आप मास्क लगाइए,
सरकार पूरी तैयारी कर रही है, वो खुद मथुरा में पूरा प्लान कर रही है कि प्लांट लगाया जाए। और सबसे बड़ी एक अपील उन्होंने जो की है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और बात इतनी सी है कि आज जो लगातार हमारी चर्चा चल रही थी कि इस महामारी से निपटने के लिए हमें क्या करना है, तो वो यही है कि सबसे पहले तो 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, डबल मास्किंग रखिए, सैनिटाइजेशन रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और आज यदि संवैधानिक संस्थाओं को, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सबको यदि आगे आके भी बोलना पड़ रहा है तो सरकार को और ज्यादा गंभीरता से तमाम चीजों को लेना होगा। और बाकी कुछ कहना चाहिए, जो करने की बात है तो वो हमें और आपको भी जागरूक होना होगा।